हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरमीडिएट 2022 का पॉलिटी का क्वेश्चन पेपर। टोटल हमारे पास 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। सारे क्वेश्चंस को हम लोग अच्छे से डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में पहले नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए 1687 ईस्वी में भारत में पहले नगर निगम की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? तो चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई में 1687 ईस्वी में भारत में पहले नगर निगम की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बिहार में कितने नगर निगम हैं? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी 12 नगर निगम है। यहाँ पे 3 बातें हैं जो याद रखनी चाहिए। फर्स्ट ये कि बिहार में कितनी नगर निगम है? बिहार में कितनी नगर निगम है? तो ये है आपका 12। दूसरी बात ये कि बिहार में नगर परिषद कितनी है? तो ये है आपका 49 यानी 49। और तीसरी बात ये कि बिहार में नगर पंचायत कितनी है? ये है आपका 80। ठीक है, 3 बात है। पहली बात तो ये कि नगर निगम कितनी है? तो ये है 12। नगर परिषद कितनी है? तो ये है 49। नगर पंचायत कितनी है बिहार में? तो ये है आपका 80। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 3 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार कहाँ से ग्रहण किया गया था? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी सोवियत संघ से, सोवियत यूनियन से इसको एडॉप्ट किया गया था। सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए सी राजगोपालाचारी जी। ये पहले भारतीय थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। सबसे पहले किस भारतीय को मिला था? तो सी राजगोपालाचारी जी को। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस बनता है। पहला तो ये कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दूसरा ये कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? तो प्रथम भारतीय थे सी राजगोपालाचारी जी, और अगर विदेशी की बात करें तो वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, ये पहले विदेशी थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये कहाँ के थे? ये थे पाकिस्तान के। ठीक है, पाकिस्तान के थे ये खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ओके, हम लोग क्विकली तीनों क्वेश्चंस को फिर से रिपीट कर देते हैं। फर्स्ट ये कि भारत रत्न से सम्मानित जिसको किया गया था वो प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो थे सी राजगोपालाचारी जी। दूसरा क्वेश्चन ये कि भारत रत्न से सम्मानित पहले विदेशी कौन थे? तो वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, तीसरा ये क्वेश्चन था कि खान अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 5 नंबर का, भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन था? तो जनसंघ जो एक पार्टी है उसके संस्थापक कौन थे? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 1960 में किन राज्यों का निर्माण हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र और गुजरात का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 1956 में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट जो है भाषा। लैंग्वेज के बेसिस पर 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से किसने देशी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। इन्होंने जो देशी रियासतों की संख्या है वो कितनी थी? 65। इतने जो देशी रियासत थे इनको भारत में विलय करने में जो मेन रोल प्ले किया था वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए 1956 में बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 10 नंबर का,
नागा नेशनल काउंसिल का नेता कौन था? ये एक पार्टी का नाम है। इसके नेता कौन थे? तो आगामी जाफू फिजो। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी 12 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे दो बात होती है। फर्स्ट ये कि राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, दूसरा ये कि लोकसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो राज्यसभा द्वारा 12 और अगर लोकसभा की बात करें तो उसमें 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी पंडित नेहरू जी भारत के प्रथम विदेश मंत्री भी थे और ये भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर भी थे, यानी प्रधानमंत्री भी थे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 13 नंबर का, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 14 नंबर का, प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जी जो है वो प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 15 नंबर का, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 16 नंबर का, भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है? तो बहुदलीय व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इंडिया में जो है बहुत सारी पार्टियां हैं, इसीलिए इसको बहुदलीय व्यवस्था के अंतर्गत रखा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 17 नंबर का, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, निर्वाचक मंडल द्वारा। जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है इनके द्वारा इलेक्ट किया जाता है। किसको? राष्ट्रपति को। जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं उनको इलेक्ट किया जाता है किससे? निर्वाचक मंडल द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 18 नंबर का, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, संसद के प्रति। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 19 नंबर का, भारत के समस्त कार्यकारी शक्तियां निहित है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल की स्थापना 1980 में हुई थी? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी भारतीय जनता पार्टी, जिसे हम लोग बीजेपी के नाम से भी जानते हैं, बीजेपी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी। स्थापना कब हुई थी इनकी? तो 6 अप्रैल 1980 को। ठीक है, 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 21 नंबर का, केंद्र और राज्य संबंधों के बीच प्रमुख बाधा क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 356। आर्टिकल 356 जो है ये क्या करता है? केंद्र और राज्य के जो संबंधों के बीच प्रमुख बाधा उत्पन्न करती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 22 नंबर का, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है? तो भाग 3 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पे भाग पूछा है तो भाग 3 में है। अगर आर्टिकल रहता तो आर्टिकल कितना 12 से कितना 35, 12 से 35, जो 12 से 35 आर्टिकल है, इसमें जो बात कही गई है क्या उसमें मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है, जो भाग 3 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, स्टॉकहोम सम्मेलन संबंधित है? स्टॉकहोम सम्मेलन संबंधित है तो ये ऑप्शन नंबर ए पर्यावरण से संबंधित है। स्टॉकहोम सम्मेलन किससे संबंधित है? तो ये आपका पर्यावरण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में कब हस्तक्षेप किया था? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कितना? 3 दिसंबर 1971 ईस्वी को। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने नो फर्स्ट यूज की नीति का पुनर्विचार की बात कही? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत ने परमाणु अप्रसार संधि के अनिश्चितकालीन विस्तार पर
विस्तार का विरोध कब किया था? ऑप्शन नंबर बी 1995 में, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यूरोपीय संघ के कितने सदस्य देश हैं? तो ऑप्शन नंबर ए 27, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 28 नंबर का, शेंजेन देशों में शामिल है, शेंजेन देशों में शामिल है, तो ऑप्शन नंबर ए यूरोपीय देश, ठीक है, यूरोपीय देश जो है वो शेंजेन देशों में शामिल है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दक्षेस का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? दक्षेस में सार्क, ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई? तो 1985 ईस्वी को, ठीक है, इसकी स्थापना 1985 ईस्वी को हुई थी। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि दक्षेस का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो ये ढाका में हुआ था। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 30 नंबर का, भारतीय नागरिक को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 31 नंबर का क्वेश्चन है, शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए है, ये सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक प्रतियोगिता थी। ऑप्शन बी है, ये महाशक्तियों के बीच विचारधारा की लड़ाई थी। ऑप्शन सी है, इसने हथियारों के दौर की शुरुआत की। ऑप्शन डी है, सोवियत संघ और अमेरिका सीधे सीधे युद्धरत थे। तो नहीं पूछा है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सोवियत संघ और अमेरिका सीधे सीधे युद्धरत नहीं थे, ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नाटो का सदस्य नहीं था? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, सोवियत संघ, सोवियत संघ जो था वो नाटो का सदस्य नहीं था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 33 नंबर का क्वेश्चन है, बर्लिन की दीवार बनाई गई थी, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कितना? 13 अगस्त, ठीक है, 13 अगस्त 1961 ईस्वी को, ठीक है, 13 अगस्त 1961 ईस्वी को बर्लिन की दीवार बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 34 नंबर का क्वेश्चन है, यूरोपीय समुदाय ने अपना नाम यूरोपीय संघ कब रखा था? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, 1993 में, ठीक है, 1993 में इन्होंने यूरोपीय समुदाय ने अपना नाम यूरोपीय संघ रखा था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 35 नंबर का, इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था? हॉलैंड का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 36 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, बर्मा किस देश का पुराना नाम है? तो ये म्यांमार का पुराना नाम है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 37 नंबर का, अफ्रीकी शब्द अपार्थीड का मतलब क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलग अलग रहना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इजराइल एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, तो कब आया था? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कितना? 14 मई 1948 ईस्वी में, ठीक है, इजराइल स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था, कब? 14 मई 1948 में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 39 नंबर का, सेंटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1955 में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 40 नंबर का, द्वितीय विश्व युद्ध कितने लंबे समय तक चला था? ठीक है, तो अगर हम बात करें द्वितीय विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ था, तो 1939 में स्टार्ट हुआ था, और ख़त्म कब हुआ था, मतलब समाप्त, तो 1945 में, ठीक है, 1945 में समाप्त हो गया। तो कितना हुआ, इसको अगर हम माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा? 6 वर्ष, ठीक है, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। 6 साल कितना समय तक चला था, तो द्वितीय विश्व युद्ध कितने लंबे समय तक चला था, तो 6 साल तक चला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 40 नंबर का, द्वितीय विश्व युद्ध कितने लंबे समय तक चला था? तो द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो कब स्टार्ट हुआ था? 1939 में, ठीक है, और समाप्त कब हो गया था? 1945 में, ठीक है, 1939 में स्टार्ट हुआ था और 1945 ईस्वी में समाप्त हो गया था। इसको अगर हम माइनस करें तो कितना आ जाएगा? 6 वर्ष, है ना।
इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 6 साल। ठीक है, 6 साल तक ये युद्ध चली थी, सेकेंड वर्ल्ड वार। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 41 नंबर का, निम्न में से कौन से देश G77 का सदस्य है? तो विकासशील देश। ठीक है, विकासशील देश जो है वो G77 का सदस्य है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 42 नंबर का, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग है? कौन सा हो जाएगा? महासभा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो जनरल असेंबली है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का, यूनाइटेड नेशंस का मेन ऑर्गन है। ठीक है, लार्जेस्ट ऑर्गन है उसका, महासभा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 43 नंबर का, निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? अगर बात करें ऑप्शंस की तो समानता का भी अधिकार एक मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी एक मौलिक अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये भी एक मौलिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर डी, ये संपत्ति का अधिकार जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये मौलिक अधिकार नहीं है। इसे कब 44th अमेंडमेंट, जब 44वां संविधान संशोधन हुआ था उस टाइम पे क्या किया गया था? संविधान संशोधन में संपत्ति का अधिकार जो है इसको रिमूव कर दिया गया था। ये उससे पहले कब हुआ था? ये 1978 में। ठीक है, 1978 से पहले ये एक मौलिक अधिकार में था। कौन सा? संपत्ति का अधिकार। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के बाद इसको मौलिक अधिकार से ख़त्म कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। किसे? संपत्ति का अधिकार को। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 44 नंबर का, सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना था? तो 1975 को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कब हुआ था? 26 अप्रैल। ठीक है, 26 अप्रैल 1975 ईस्वी को सिक्किम जो है वो भारत का एक हिस्सा बन गया था, एक राज्य बन गया था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1993 ईस्वी को बनी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 46 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर कितना? डी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वी नरहरि राव। ठीक है, ये जो थे ये प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 47 नंबर का, 1975 की राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी जी उस वक्त प्रधानमंत्री थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 48 नंबर का, पूर्व की ओर देखो नीति किस प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 49 नंबर का, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 जो है वो रिलेट करता है क्या? जीवन के अधिकार से। ठीक है, राइट टू लाइफ रिलेट करता है वो। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 50 नंबर का, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 51 नंबर का, संयुक्त राष्ट्र संघ, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? तो 1945 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 52 नंबर का, 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया था? तो इराक पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 53 नंबर का, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो दी हैग में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ब्रेग्जिट किस देश से संबंधित है? तो ये है आपका इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 55 नंबर का, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो अपना भारत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, दक्षिण एशिया में सबसे जो बड़ा कंट्री है वो कौन सा है? लार्जेस्ट कंट्री है हमारा इंडिया।
ठीक है, भारत जो है वो लार्जेस्ट कंट्री में आता है दक्षिण एशिया में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 56 नंबर का, पंचशील निम्नलिखित में से किन दो देशों द्वारा स्वीकार किया गया था? तो ये हुआ था भारत और चीन के बीच। कब हुआ था? 1954 में। ठीक है, पंचशील समझौता। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 57 नंबर का, आसियान शैली क्या है? आसियान शैली क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। आसियान देशों के सहयोगपूर्ण और समन्वयपूर्ण कार्यशैली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास 58 नंबर का, भारत और चीन ने अपने कूटनीति संबंध कब स्थापित किए थे? तो 1948 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 59 नंबर का, गलवान घाटी कहाँ अवस्थित है? जो गलवान वैली है वो कहाँ पे है? तो वो लद्दाख में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 60 नंबर का, नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग को कब स्वीकार किया गया था? तो 1990 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 61 नंबर का, मार्शल योजना क्या थी? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यूरोपीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना इसका मुख्य उद्देश्य था मार्शल योजना का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 62 नंबर का क्वेश्चन है, OEEC इस्टेब्लिश्ड मतलब OEEC की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1948 ईस्वी में। कितना? 16 अप्रैल 1948 ईस्वी में OEEC की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 63 नंबर का, राजीव गांधी ने चीन की यात्रा कब की थी? तो 1988 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 64 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, दक्षेस जिसे हम लोग सार्क भी कहा जाता है, सार्क। ठीक है, सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 1985 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर का, सार्क का 8वां सदस्य देश कौन है? 8वां कौन सा देश है जो सदस्य बना है? तो वो है अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 66 नंबर का, ARF की फुल फॉर्म क्या होगी? मतलब जो ARF का पूरा रूप क्या होगा, है ना, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आसियान रीजनल फोरम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 63 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, 67 नंबर का क्वेश्चन है, सार्क का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो ये है अभी काठमांडू में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये कहाँ है? नेपाल की राजधानी है। नेपाल की राजधानी में जो है काठमांडू में सार्क का मुख्यालय अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 68 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, खुले द्वार की नीति चीन के द्वारा कब स्वीकार की गई थी? तो 1949 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी 1978 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1978 में। 1949 नहीं लगाना है, 1978 में खुले द्वार की नीति को अपनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 69 नंबर का, 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए मानवाधिकार दिवस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 70 नंबर का, स्टॉकहोम सम्मेलन किससे संबंधित है? तो पर्यावरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 71 नंबर का, नाटो से कितने राज्य संबंधित हैं? तो ऑप्शन नंबर सी 12 राष्ट्र जो है इससे संबंधित है। किससे? तो नाटो से। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 72 नंबर का, ऑपरेशन स्टॉर्म संबंधित है? तो यह है खाड़ी युद्ध से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 73 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, किस घटना के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, समाजवादी क्रांति। ठीक है, इसके बाद सोवियत संघ जो है वो अस्तित्व में आया था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 74 नंबर का, सोवियत संघ के विखंडन के बाद कौन सा देश अकेली महाशक्ति बन गया? मतलब अकेले महाशक्ति बन गया, तो वो था
सोवियत संघ के बाद बना था अमेरिका। अभी तक इसी का आधिपत्य जमा हुआ है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 75 नंबर का क्वेश्चन है, अमेरिकी आधिपत्य के रूप में कौन सा काल जाना जाता है? तो शीत युद्ध के बाद का काल जाना जाता है। डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 76 नंबर का, सोवियत संघ को पूर्ण रूप से कब भंग कर दिया गया था? तो 1991 में। ठीक है, 1991 में सोवियत संघ को पूर्ण रूप से भंग कर दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 77 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, सोवियत व्यवस्था में अर्थव्यवस्था को कौन नियंत्रित करता है? सोवियत व्यवस्था में अर्थव्यवस्था को कौन नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, राज्य जो है वो नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 78 नंबर का, शॉक थेरेपी के द्वारा किस तरह की अर्थव्यवस्था प्रस्तावित की गई है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को प्रस्तावित की गई है। अगला क्वेश्चन हमारे पास 79 नंबर का है, सोवियत व्यवस्था ने अपनी लोकप्रियता इतनी जल्दी क्यों खो दी थी? ऑप्शन से ये ज़्यादा लोकतांत्रिक हो गया था, ऑप्शन बी है कि जनता व्यवस्था से ऊब गई थी, ऑप्शन सी है ये जनता को शोषण कर रही थी, ऑप्शन डी है ये अत्यंत अधिनायकवाद और नौकरशाही तंत्र की व्यवस्था हो गई थी। तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये अत्यंत अधिनायकवाद और नौकरशाही तंत्र की व्यवस्था हो गई थी, इस वजह से सोवियत संघ ने अपनी लोकप्रियता खो दिया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास 80 नंबर का है, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन बना था? तो रूस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 81 नंबर का, भारत और बांग्लादेश के बीच मुख्य मुद्दा क्या है? यहाँ पे मुख्य मुद्दा पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल विवाद। जो तीस्ता नदी का जल है उसको लेकर के मेन मुद्दा बना हुआ है, तीस्ता नदी का जल उसी को लेकर के मेन मुद्दा बना हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 82 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, भारत पाकिस्तान के बीच 1948 के युद्ध में विवाद का मुद्दा क्या था? तो कश्मीर को लेकर के। ठीक है, कश्मीर को लेकर के फर्स्ट वार हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच 1948 ईस्वी में। ये फर्स्ट वार भी है इंडिया और पाकिस्तान का, और किस वजह से हुआ था? तो ये हुआ था कश्मीर को लेकर के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 83 नंबर का, श्रीलंका के जातीय संघर्ष में भारत सीधे सीधे कब शामिल हुआ था? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 1987 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 84 नंबर का, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 85 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1944 में। ठीक है, 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1944 ईस्वी में। हेडक्वार्टर की बात करें तो कहाँ है इसका? वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी में, जो अमेरिका की राजधानी है। ठीक है, वहाँ पर विश्व बैंक की हेडक्वार्टर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 86 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, अमेरिका पूरे विश्व राजनीति पर अपना प्रभुत्व कैसे रखता है? ऑप्शन है अपने व्यापार के द्वारा, ऑप्शन बी है अपने तकनीक के द्वारा, ऑप्शन सी है अपने अंतरिक्ष अनुसंधान के द्वारा, ऑप्शन डी है दूसरे देशों को सैन्य और आर्थिक सहयोग द्वारा। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दूसरे देशों को सैन्य और आर्थिक सहयोग के द्वारा ये अपना प्रभुत्व जमा के रखा हुआ है। कौन? तो अमेरिका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 87 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, वैश्वीकरण के 4 आधारभूत आयामों की पहचान किसने की? तो IMF ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, IMF जो है इन्होंने ही वैश्वीकरण के 4 आधारभूत आयामों की पहचान कराई है। IMF की फुल फॉर्म की बात करें तो क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 88 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, क्या भारत IMF का सदस्य है? तो ये संस्थापक सदस्य है, मीन्स ये कि फाउंडर मेंबर है। जब IMF को बनाया गया था उसमें भारत भी शामिल था। ठीक है, संस्थापक सदस्य है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 89 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, IMF के कितने सदस्य हैं? तो 190, 190 सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर का, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, ब्रुसेल्स। कहाँ पे है ये? बेल्जियम में है। ठीक है,
बेल्जियम के ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ का मुख्यालय अवस्थित है। कहाँ पे है? तो ब्रुसेल्स में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 91 नंबर का, किस पृथ्वी सम्मेलन ने पर्यावरण को विश्व राजनीति के केंद्र में ला दिया? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 1992 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 92 नंबर का, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1950 में, 15 मार्च 1950 में। ठीक है, 15 मार्च 1950 ईस्वी में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 93 नंबर का, पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी, 1951 से 57 तक, सॉरी 56 तक, 1951 से 1956 तक चली थी। कौन सी? पहली पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 94 नंबर का, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, गांधी दर्शन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास 95 नंबर का, 95 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में सबसे पहले किस गठबंधन सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका था? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, वाजपेयी जी के जो नेतृत्व वाली एनडीए सरकार थी वो क्या की थी? अपनी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 96 नंबर का, संयुक्त मोर्चा की सरकार कब बनी थी? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 1996 में, 1996 ईस्वी में बनी थी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 97 नंबर का, सुरक्षा परिषद के कोई अस्थायी सदस्य का कार्यकाल क्या होता है? यहाँ पे दो बात होती है। फर्स्ट ये कि एक होता है अस्थाई, मीन्स ये कि परमानेंट, और एक होता है नॉन परमानेंट। ठीक है, दो चीज़ होता है, एक होता है अस्थाई, एक होता है अस्थाई। तो अस्थाई कितना है? तो 5 है, और अस्थाई है 10। ठीक है, सुरक्षा परिषद में अस्थाई सदस्यों की संख्या 5 है और अस्थाई सदस्यों की संख्या 10 है। जो अस्थाई सदस्य है ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्ष के लिए? तो 2 वर्ष के लिए ही चुने जाते हैं, इनका कार्यकाल 2 वर्ष का ही होता है। वही क्वेश्चन पूछा है कि सुरक्षा परिषद के कोई अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 2 वर्ष का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 98 नंबर का, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ये मुख्य अंग नहीं है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 99 नंबर का, वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? कितने दिनों तक रोक सकती है? तो 14 दिनों तक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 100 नंबर का, पंचशील समझौता कब हुआ था? तो 1954 ईस्वी में। ये हम पहले भी बता चुके थे। किन दो देशों के बीच हुआ था? तो इंडिया और चाइना के बीच हुआ था, यानी भारत और चीन के बीच हुआ था पंचशील समझौता। कब हुआ था? तो 1954 ईस्वी में। ठीक है, टोटल हम लोगों ने कितना क्वेश्चन किया? 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किया है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।